तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे हम डेली मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमिक न्यूज। आज है 27 सितंबर। आई होप आप सब दोस्तों ने आज का न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा। मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ इकोनॉमिक टाइम्स। तो दोस्तों, आज के इकोनॉमिक टाइम्स में वैसे तो कोई विशेष कोई बड़ी न्यूज नहीं है, लेकिन दो चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर आज जरूर जानेंगे। एक बेसिकली होता है जो नाबार्ड, आप सब लोगों ने नाबार्ड का नाम सुना होगा। अभी इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसने एक सोशल इंपैक्ट बॉन्ड जारी किए गए और वो देश का पहला सोशल इंपैक्ट बॉन्ड माना जा रहा है। तो ये सोशल इंपैक्ट बॉन्ड क्या होते हैं, SIB कहते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में। ये क्या होता है, नाबार्ड का क्या काम होता है, थोड़ा इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। दूसरा, एक हमारे RBI के डिप्टी गवर्नर है। आप सबको पता है RBI के में एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो उनमें से एक डिप्टी गवर्नर है M राजेश्वर राव। ये राजेश्वर राव जी का क्या कार्यकाल खत्म हो रहा था 3 साल का, तो गवर्नमेंट ने इस पर क्या किया, 1 ईयर का एक्सटेंशन दे दिया इनको। तो ये भी जानेंगे कि RBI में डिप्टी गवर्नर का क्या रूल है, सब कुछ के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट न्यूज पे चलते हैं हम। नाबार्ड राइजेज $1000 करोड़ इन कंट्रीज फर्स्ट सोशल इंपैक्ट बॉन्ड। तो देश के पहले सोशल इंपैक्ट बॉन्ड के माध्यम से नाबार्ड ने क्या किया, 1000 करोड़ रुपए उधार लिए हैं एक तरह से बॉन्ड के माध्यम से। दूसरी न्यूज आप पढ़ सकते हैं, नाबार्ड राइजेज मोर देन 1000 करोड़ वाया सोशल बॉन्ड। तो सोशल इंपैक्ट बॉन्ड के पूरा गेम है यहाँ पे, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बेसिक से चलते हैं। सपोज करो मेरे पास 5 लाख रुपए है, ठीक है, कैश पड़ा है। अब मुझे कोई बिजनेस करना है, मैं सोच रहा हूँ कोचिंग खोल लूँ जयपुर में, रातों रात करोड़पति बन जाऊँ। तो मुझे चाहिए सपोज करो 50 लाख टोटल मुझे बिजनेस में चाहिए। वो कोचिंग खोलने में 50 लाख रुपया खर्चा रहा। तो मुझे अब कितना बैलेंस चाहिए, 45 लाख रुपए मुझे चाहिए। मेरे पास ये में 5 लाख रुपए और मेरा खर्चा 50 लाख रुपये हो रहा है। तो दोस्तों, 2 तरह से मैं इस पैसे को इकट्ठा कर सकता हूँ। कैसे? एक तो मैं हो सकता है कि मैं उधार ले लूँ, बोरो कर लूं, ठीक है, ये बोरोइंग कर लूं, या मैं हो सकता है मैं पार्टनर बना लूं। मैं मेरे 45 दोस्तों को पकड़ूं या 10 दोस्तों को पकड़ूं कि ये 4.5 लाख का एक आदमी को पकड़ूं, ऐसा 10 आदमी को पकड़ूं। तुम क्या करो, मेरे पार्टनर बन जाओ, ठीक है, मेरे पार्टनर बन जाओ। तो 45 लाख 50 लाख का बिजनेस है, 4.5 लाख जिसमें जितना दिया उसका उतना ही पार्टनरशिप हो जाएगी, ठीक है, बात यहां तक। तो ये जो सिस्टम है दूसरा पार्टनर बनने का, इसको कहते हैं इक्विटी मार्केट। जो शेयर मार्केट हम कहते हैं ना, शेयर मार्केट बेसिकली कुछ नहीं, इक्विटी मार्केट है। आपने जितने कीमत के शेयर ले उतनी कीमत के आप उस कंपनी के मालिक बन गए। रिलायंस में सपोज करो आपने एक शेयर खरीदा, तो आप उस कंपनी के 0.0000 जितना भी जीरो लगाओ उतना परसेंटेज के मालिक बन जाते हो। बोरोइंग में दोस्तों मालिक नहीं बनता कभी भी। मैंने किसी से उधार लेकर बिजनेस किया तो वो उसका मालिक नहीं बना, मालिक तो मैं हूं। उसको क्या मिलेगा, उसको इंटरेस्ट मिलेगा। भाई बोरोइंग करने पर क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। और जो पार्टनर होता है उसको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, पार्टनर को हमेशा प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। भाई मेरी कंपनी प्रॉफिट करेगी तो ये मालिक है, हिस्सेदार है, तो उसको उतना हिस्सा मिल जाएगा। तो ये 2 ही तरह से पूरे शेयर मार्केट में पैसा इकट्ठा किया जाता है पूरे मार्केट में। ऐसे कोई प्राइवेट कंपनी ले लो, रिलायंस। अब रिलायंस भी 2 ही तरह से पैसा उधार ले सकती है, या तो वो बोरो कर ले बाजार से। आम आदमी से कहे कि भाई मैं ये इतना, मुझे 10,000 करोड़ का मेरा प्लांट है, इसमें के लिए मुझे पैसा चाहिए, उधार दो। तो उधार देगा तो उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा और बाद में मूल राशि मिलेगी। लेकिन ये तरीका हो सकता है कि नहीं, मुझे तो उधारी नहीं लेनी, क्यों मैं उधारी बढ़ाऊं, मैं तो पार्टनर बन जाऊं, मुझे तो शेयर जारी कर देगा। शेयर जारी कर देगा, इक्विटी मार्केट कहते हैं, शेयर मार्केट कहते हैं, ठीक है। इसमें जिसको जितना शेयर खरीदेगा उसको क्या मिलेगा, शेयर में जो उसका प्रॉफिट है उसका हिस्सा मिलेगा, जिसको डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। इसमें रिस्क ज्यादा होती है भाई, प्रॉफिट अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ तो प्रॉफिट हो लॉस हो, इसको तो क्या मिलना है, इंटरेस्ट मिलना ही मिलना। तो दोस्तों, जो इस प्रकार का बोरोइंग करते हैं ना, उस मार्केट को कहते हैं जहां काम होता है वो बॉन्ड कहते हैं, बेसिकली बॉन्ड मार्केट या डेट मार्केट कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉन्ड मार्केट या डेट मार्केट कहते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को। और ये वो जो शेयर हो जाता है वो क्या हो जाता है, शेयर मार्केट हो जाता है, ठीक है। तो शेयर मार्केट में शेयर बिकता है, बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड बिकता है। यहां तक ठीक है। तो अब मुझे बताओ हम कहां तक पहुंच गए, हम पहुंच गए बॉन्ड पे। तो बॉन्ड क्या है, बॉन्ड बेसिकली एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है, उधारी लेने के लिए। भाई मुझे 1 लाख रुपए उधार चाहिए, तो मैं कुछ कागज का टुकड़ा जारी करूंगा, नहीं करूंगा, उस पर लिख के दूंगा कि भाई 1000 रुपए का कागज का टुकड़ा है, इस पर है ना 5 साल के लिए उधार ले रहा हूं, इतना परसेंटेज ब्याज पे ले रहा हूं, 5 साल बाद इसको रिडीम कर लेना। तो ऐसे ये बेसिकली बॉन्ड क्या होता है, एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कोई भी कंपनी, कोई भी गवर्नमेंट बोरो करने के लिए जारी करती है। तो आज के बाद जब भी आप बॉन्ड का नाम सुनो, समझ जाना कि कोई ना कोई उधार ले रहा है, ठीक है, बात यहां तक। अबे बॉन्ड कई प्रकार से होता है, उसके ऑब्जेक्टिव के आधार पर। सपोज करो भारत सरकार भी बॉन्ड जारी करती है, गवर्नमेंट भी बॉन्ड जारी करती है। मैंने बताया था गवर्नमेंट का क्या होता है, खर्चा ज्यादा होता है, इनकम कम होती, तो जो फिस्कल डेफिसिट होता है, राजकोषीय घाटा, उसकी भरपाई के लिए गवर्नमेंट उधार लेती है। लेकिन अगर आप पैसा उधार ले रहे हो, उस पैसे को कहां खर्च कर रहे हो, इसके आधार पर बॉन्ड कई प्रकार के होते हैं। सपोज करो एक ग्रीन बॉन्ड होता है, मैंने पढ़ा रखा है ग्रीन बॉन्ड इस चैनल पर डिटेल में। ग्रीन बॉन्ड का मतलब क्या है, आपने पैसा उधार लिया और आप उस पैसे को कहां लगाओगे, ग्रीन प्रोजेक्ट में लगाओगे।
ऐसे प्रोजेक्ट जो क्लाइमेट फ्रेंडली है, जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए काम आ रहा है, ऐसे प्रोजेक्ट में लगाओगे। हो सकता है वो सिविल लाइन का काम हो सकता है वो नाला सुधार का काम हो सकता है वो नदियों का सफाई का काम हो, ऐसे प्रोजेक्ट में ग्रीन बॉन्ड लगाया जाएगा। ऐसे दोस्तों एक होता है सोशल इंपैक्ट बॉन्ड। क्या होता है? सोशल इंपैक्ट बॉन्ड, जो आज का हमारा टॉपिक है SIB। ये दोस्तों इससे जो पैसा बोरो करता है ना, वो ऐसे प्रोजेक्ट में लगाता है जिससे सोसाइटी में सुधार हो। क्या हो? सोसाइटी में इंप्रूवमेंट हो, जिससे सोसाइटी का एक लार्जर बेनिफिट हो। जो सोशल इंपैक्ट बॉन्ड होता है दोस्तों, इससे कोई पैसा बोरो करता है ना, तो उसको ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाता है जिससे क्या हो? सोसाइटी में लार्ज चेंज हो। सोसाइटी में क्या हो? लार्ज चेंज हो, आम जनता का ज्यादा भला हो। तो ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हो सकते हैं? ऐसे प्रोजेक्ट हो सकते हैं हेल्थ से, कोई बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, गरीब आदमी को उसमें इलाज फ्री में मिल रहा है। एजुकेशन में बड़ा कॉलेज बन रहा है, बड़ा इंस्टीट्यूट, बड़ा स्कूल खुल रहा है, तो गरीब आदमी को उससे भला होगा। तो ये हो सकता है पॉवर्टी एलिवेशन के लिए कई लोग प्रोग्राम चलाते हैं गवर्नमेंट, वैसे प्रोग्राम के लिए हो सकता है। कोई निःशुल्क जो फूड बांट रहे हैं, ऐसे प्रोग्राम के लिए हो सकता है। तो अगर जब किसी प्रकार से कोई पैसा उधार लिया जाए और पैसे का उपयोग सोसाइटी के जो लार्जर इंटरेस्ट के लिए किया जाए, सोशल, जिससे सोसाइटी पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डले, हो सकता है ऐसे प्रोजेक्ट का उपयोग वुमन एम्पावरमेंट के लिए किया जा सके, महिला सशक्तिकरण के लिए किया जा सकता है, SC/ST की भलाई के लिए किया जा सकता है, SC/ST जो समाज की कमजोर वर्ग के लोग हैं उनकी भलाई के लिए किया जा सकता है। ऐसे प्रोजेक्ट में अगर पैसा निवेश किया जाता है उधार लेके, तो उसको कहेंगे सोशल इंपैक्ट बॉन्ड। तो अब आप समझ रहे हो ना सोशल इंपैक्ट बॉन्ड क्या है। तो अब न्यूज क्या थी? न्यूज ये थी कि नाबार्ड, आप सब लोग नाबार्ड जानते होंगे। नाबार्ड होता है बेसिकली नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देश में एग्रीकल्चर एंड ग्रामीण विकास के लिए सबसे टॉप संस्था है दोस्तों। ये एपेक्स बॉडी है भारत में। जितने भी बड़े जो गांव में खेती के लिए, ग्रामीण विकास के लिए ऐसे प्रोजेक्ट चलाती है नाबार्ड, डेवलपमेंट के लिए पैसे उधार देती है, बड़े बड़े गोदाम बनाते हैं। कई देखा होगा आपने नाबार्ड के सहयोग से कई सारे राज्यों में कृषि से डेवलपमेंट के लिए, ग्रामीण डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो बेसिकली इसने ये क्या किया? सोशल इंपैक्ट बॉन्ड जारी किया है। ये 1000 करोड़ रुपए इसने अभी बोरो किए इस बॉन्ड के माध्यम से। अब इस पैसे का उपयोग सोसाइटी के जो लार्जर इंटरेस्ट में, जिससे गरीब गांव की गरीब जनता का भला हो, ऐसे प्रोजेक्ट में ये पैसा लगाएगा। अब इसके बहुत सारी बातें सोशल इंपैक्ट कितने साल के लिए है, क्या चीजें हैं, ये सब कुछ है, लेकिन हम उसमें नहीं जानना कितने साल के लिए लाया, कुछ भी डिटेल में नहीं जानना। बेसिकली 5 ईयर के लिए है। कुछ इस पर इंटरेस्ट तो देगा ही देगा ये, कि क्या करेगा, लगभग 7 से 8% के बीच में इसका इंटरेस्ट रेट है। लेकिन इस सब के बारे में हमको डिटेल में नहीं जानना, हमको तो एक लाइन में समझना है कि सोशल इंपैक्ट बॉन्ड क्या है और देश में पहला सोशल इंपैक्ट बॉन्ड किसने जारी किया? तो नाबार्ड नामक एक संस्था ने जारी किया। दोस्तों यहीं पर हमारी ये फर्स्ट न्यूज समाप्त होती है। इसके ज्यादा आपको इसके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। अब हम हमारी देख सकते हैं, इक्विटी हो गया, बॉन्ड हो गया, डिफरेंट कैटेगरी, ग्रीन बॉन्ड होता है, सोशल इंपैक्ट बॉन्ड होता है, और कई सारे बॉन्ड होते हैं दुनिया भर के काम। इंफ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड होता है, मसाला बॉन्ड होता है, एलिफेंट बॉन्ड होता है। जब बॉन्ड पढ़ेंगे तब डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए सोशल इंपैक्ट बॉन्ड इतना ही हमको जानना आवश्यक है, इससे आगे जानने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड, अब जो मैंने बताया आज की न्यूज थी, वो बेसिकली हमारे डिप्टी गवर्नर है RBI के, कौन? M राजेश्वर राव। इन राजेश्वर राव जी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? टर्म बढ़ा दी 1 साल के लिए। तो ये पूरा मैटर हम आज अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप सबको पता है भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो स्थापना, संचालन, सब कुछ किसके तहत होता है? सब कुछ ये RBI एक्ट 1934 के तहत होता है। ये सबसे बड़ा एक्ट है RBI के लिए। सारी पावर RBI को, क्या क्या पावर मिली है, RBI का कैसे स्ट्रक्चर होगी, क्या क्या काम होंगे, सब कुछ RBI एक्ट 1934 के तहत काम होता है। इसी के तहत इसकी स्थापना हुई थी। इस एक्ट के तहत लिख रहा है कि भाई इसके संचालन के लिए एक तो गवर्नर होगा, शशिकांत दास जी हम सब जानते हैं, और 4 नॉट मोर देन 4 डिप्टी, 4 से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं होंगे, 4 डिप्टी गवर्नर होंगे। परंपरा ये कि 4 ही होते हैं, पर एक्ट में जो लिख रहा है मैं बता दूं कि 4 से ज्यादा नहीं होंगे। 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं होंगे। RBI एक्ट में ऐसा लिख रहा है कि नॉट मोर देन 4 गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, बल्कि 4 से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं होंगे, कम हो सकते हैं। लेकिन परंपरा यही है कि 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। 2 तो दोस्तों विद इन RBI से होते हैं, जो RBI में ग्रेड बी ऑफिसर ज्वाइन करते हैं, वो प्रमोशन होकर एक दिन डिप्टी गवर्नर बन जाते हैं। तो 2 तो RBI के भीतर से होते हैं। एक कमर्शियल बैंकर टाइप होता है, एक बैंकर होता है जो प्राइवेट सेक्टर का हो सकता है, कहीं भी बैंकिंग के सेक्टर का जिसको लंबा अनुभव है, ऐसे आदमी को एक बैंकर को अपॉइंट करते हैं। एक बड़ा इकोनॉमिस्ट है, क्या हुआ, एक जो बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट है जिसको इकोनॉमिक्स का बहुत ज्यादा ज्ञान है, ऐसे लोगों को एक यहाँ पर डिप्टी गवर्नर बनाया जाता है। तो टोटल 4 डिप्टी गवर्नर हो गए। बेसिकली 3 ईयर के लिए इनको अपॉइंट करते हैं। 3 ईयर के लिए क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। जो RBI के DG होते हैं ना 4, इनका अपॉइंटमेंट 3 साल के लिए होता है। कितने साल के लिए होता है? 3 ईयर के लिए होता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे और किसी डिप्टी गवर्नर का काम अच्छा लगे तो 2 ईयर का और एक्सटेंशन दिया जा सकता है, अधिकतम 2 ईयर का। 1 साल का भी 6 महीने का भी दिया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम 2 ईयर एक्सटेंशन दिया जा सकता है। तो एक डिप्टी गवर्नर अधिकतम 5 साल तक काम कर सकता है।
ठीक है बात यहां तक। तो जो ये एम राजेश्वर राउत है, एम राजेश्वर राउत है, इनकी अपॉइंटमेंट कब हुई थी? इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी अक्टूबर 2020 में। तो अब इनका कार्यकाल कब खत्म होता? अक्टूबर 2023 में, अगले महीने खत्म हो जाता। अब गवर्नमेंट को इनका काम अच्छा लगा तो क्या किया, 2 साल का नहीं दिया अभी शुरुआत में, अभी 1 ईयर एक्सटेंशन दिया है। 1 ईयर एक्सटेंशन इनको दे दिया। कौन देता है ये सब काम, कौन करता है? तो भारत सरकार की कैबिनेट की कमेटी होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट। कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट, जितने भी देश में बड़ी अपॉइंटमेंट का निर्णय होते हैं ना, वो ये कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट लेती है। तो इसने क्या किया, इनका कार्यकाल 1 साल का बढ़ा दिया। यहां पर मैं एक और चीज बताना चाहता हूं कि आरबीआई डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति कैसे होती है, आरबीआई डिप्टी गवर्नर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, गवर्नमेंट कैसे अपॉइंटमेंट करती है, मैंने बता दिया गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट किया तो कैसे करती है। तो दोस्तों एक कमिटी बनी हुई है, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमिटी, FSRSC, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमिटी। ये कमिटी बनी हुई है जिसका अध्यक्ष कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। ठीक है, तो ये कमेटी दोस्तों क्या करती है, एप्लीकेशन जारी करती है, फॉर्म भरती है, इंटरव्यू वगैरह लेती है। ये इंटरव्यू वगैरह लेके गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देती है। वही आरपीएससी वाली बात होगी भाई, कोई ये नहीं कि आरपीएससी अपॉइंटमेंट देती है। आरपीएससी का काम अपॉइंटमेंट देना नहीं होता, यूपीएससी का काम अपॉइंटमेंट देना नहीं होता। यूपीएससी तो क्या एक भर्ती एजेंसी है, रिक्रूटमेंट करके नाम गवर्नमेंट को लिस्ट देती है, फिर अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट अपना ऑर्डर जारी करती है कि भाई आपको यहाँ अपॉइंट किया जाता है। तो इसी प्रकार से ये FSRSC है, इस कमेटी का नाम ध्यान रखना, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी, जिसका अध्यक्ष होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। ये कमेटी क्या करती है, इंटरव्यू वगैरह लेके गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है। फाइनली जो गवर्नमेंट की कैबिनेट कमेटी होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट, इसको अप्रूव करती है। ये रिकमेंड करते हैं इनको, और ये कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट होती है, ये इसको क्या करेगी, फाइनली अप्रूव कर देगी। इनके अप्रूव के बाद में वो पर्सन उस पोस्ट पे काम कर सकता है। ये पूरी कहानी थी दोस्तों आज की न्यूज की। हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।